एनर्जी में सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटा फॉर्म ऑफ एनर्जी, और सबसे पहले डेफिनेशन ही बता देते हैं। डेफिनेशन क्या है एनर्जी की? इसे बोला जाता है एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क। एबिलिटी टू डू वर्क। तो वर्क जहाँ पे हो रहा है ना बेटा, वहाँ पे एनर्जी भी इन्वॉल्व होगी। वर्क एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल। ओके, तो एनर्जी और वर्क एक साथ एग्जिस्ट करते हैं बेटा। जहाँ पे वर्क हो रहा होगा एनर्जी भी वहाँ पे कंज्यूम हो रही होगी। जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पे वर्क भी हो रहा होगा कुछ ना कुछ। ओके, अब अगर डिफरेंट फॉर्म्स की बात करें एनर्जी की, फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयर आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज। जैसे सबसे पहले आता है बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। ओके, ऐसी एनर्जी जो बॉडी के मोशन के कारण है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। फिर आता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज और पोजीशन। तो किसी बॉडी का शेप साइज चेंज कर रहे हो या पोजीशन, जैसे किसी बॉडी को आप ग्राउंड से उठा के फर्स्ट फ्लोर पे ले गए तो आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। आप स्ट्रिंग को खींच रहे हो बेटा तो उसकी साइज को चेंज कर रहे हो, शेप को चेंज कर रहे हो, तो उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। ओके, ऐसे ही चार्ज के केस में भी होगा नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल जो एनर्जी होता है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का सम है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। फिर नेक्स्ट फॉर्म आ जाती है मैकेनिकल एनर्जी के बाद हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है लाइट एनर्जी भी बेटा होती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू, और नहीं, लाइट एनर्जी क्या होता है बेटा? एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये भी जिसकी वजह से आप देख पाते हो। ऐसी साउंड एनर्जी भी होता है, ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं। फिर एक हीट एनर्जी भी होता है। हीट एनर्जी वो होता है जो ट्रैवल करती है दो बॉडीज़ के बीच में ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। ये सिक्स जो एनर्जी है ये भी +1 में पढ़ेंगे, साउंड को भी +1 में पढ़ेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को भी। फोर्थ लाइट एनर्जी को हम +2 में पढ़ते हैं। फिर केमिकल एनर्जी, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो। ऐसे और भी बहुत आ जाती है। विंड एनर्जी आ जाती है। विंड एनर्जी क्या होता है? विंड एनर्जी इज बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को ही आप विंड एनर्जी बोल देते हो। ऐसी बेटा हाइड्रल एनर्जी भी बोल देते हो, जो पानी की काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ऐसी बहुत सारी फॉर्म्स आगे बन जाती हैं, बट मेन जो है दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों मेन है जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी के साथ। सो काइनेटिक एनर्जी, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी की? एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। एनर्जी possessed by body due to its motion। जब कोई बॉडी चल रही है बेटा, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, उसके पास जो एनर्जी होती है उसे आप काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। ओके, अब अगर आपने इसकी एक्सप्रेशन निकालनी है काइनेटिक एनर्जी की तो कैसे निकालेंगे एक्सप्रेशन?
अब लेट से हमारे पास एक बॉडी है, कंसीडर कर लेते हैं एक बॉडी m मास की जो u वेलोसिटी से चल रही है बेटा, इसके ऊपर लगा फोर्स F और आफ्टर गेटिंग डिस्प्लेस्ड इसकी वेलोसिटी बन गई है कैपिटल V। S डिस्प्लेसमेंट के बाद कितना वेलोसिटी हो गया, कैपिटल V वेलोसिटी हो गया है। पहले इनिशियली u वेलोसिटी था, अभी v वेलोसिटी हो गया है। क्यों v वेलोसिटी हुआ है, वेलोसिटी में क्यों चेंज आया है, क्योंकि फोर्स एक्ट हुआ है और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो रहे हैं। यहां पे वर्क डन होगा बॉडी के ऊपर। सो हमने कंसीडर कर लिया बेटा, पहले कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m moving with velocity u, a force F acts on a body, and its velocity become v after s displacement। सबसे पहले बेटा वर्क डन ऑन अ बॉडी कितना होगा, वर्क डन ऑन अ बॉडी, वर्क डन ऑन अ बॉडी W विल बी इक्वल टू आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, और इसे एफ एस कॉस थीटा भी लिखा जा सकता है, कॉस 0 आ जाएगा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। और यहाँ पे फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स को लिखा जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने, मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी देखिए बेटा, वी नो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे, वर्क डन कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू मास एक्सेलरेशन आ गया था हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, सॉरी यहाँ पे s आएगा और इनटू यहाँ पे s था, s और s कैंसिल आउट हो गए, ये क्या बन गया है, हाफ m v square minus half m u square. So this is the work done. After this work done, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, change in kinetic energy, change in kinetic energy, change in kinetic energy will be equals to work done. जो भी वर्क डन हुआ है वही एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये आ गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और अगर इनिशियली वेलोसिटी 0 है, इफ u 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, 0 होगा। सो अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। सो दिस इज योर रिजल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ m v स्क्वायर। यहाँ पे m का मतलब मास है और v इज द वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इसे आप कैलकुलस मेथड से भी कर सकते हो, अगर आप इसे कैलकुलस मेथड से करना चाहते हो, क्योंकि बेटा 11th में टीचर थोड़ा सा सोचता है कि आप इस मेथड से करो इसे, वो 9th वाला मेथड ही है, मतलब इंटीग्रेशन वगैरह इन्वॉल्व करके। जरूरी थोड़ी है, उसमें हमने क्या कर दिया था बेटा, पिछली डेरिवेशन में हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान के सारी डेरिवेशन कर दी। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो, फोर्स वेरी कर रही है, तो क्या होगा, तो अभी फिर क्या करना होता है बेटा, जब चीज वेरी कर रही होती है तो हमें पहले स्मॉल इंटरवल के लिए स्टडी करना होता है। जैसे हमारे पास ये मास m है, इसके ऊपर थोड़े टाइम के लिए फोर्स लगी, लेट्स से dx या ds डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स लगी है इसके ऊपर, ओके। और इसकी वेलोसिटी u 0 से u इक्वल्स टू 0 से इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद v हो गई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन,
स्मॉल वर्क डन ऑन अ बॉडी dw इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f डॉट ds, और विच विल बी इक्वल टू f ds cos 0। सो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। टोटल वर्क डन के लिए क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ds। अब यहां पे फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स को लिख सकते हो इस वक्त जो मास इंटू एक्सेलरेशन है। ओके, स्मॉल इंटरवल के लिए तो आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हो बेटा। ओके, इस स्मॉल इंटरवल के लिए आप एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान सकते हो। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू पहले की तरह वही डाल दोगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जब वही चीज है बेटा, एक्सेलरेशन को सिंपल वही लिखो, ऐसे ही कर दो। एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं यार। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt लिख सकते हैं, और इधर आ गया ds। अब इसे क्या लिखा जा सकता है बेटा, ds बाई dt को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी। तो ये बन जाएगा mv dv, और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है अब हमने 0 से v। सो ये क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा, m तो कांस्टेंट है, v रेस्ट पर 1 है, तो 1 + 1 2, और 2 से डिवाइड हो जाएगा, 0 टू v लिमिट्स डालोगे तो ये बन जाएगा हाफ m v स्क्वायर, और यही वर्क डन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। सो डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, इसमें हमने इंटीग्रेशन यूज किया है, वहां पे हमने सीधा सिंपल एनालिटिकली ड्राइव कर दिया है। वहां पे हमें बेटा एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मानना है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है हम कुछ नहीं कंसीडर कर रहे। हम लोग नॉर्मली क्या है, एक्सेलरेशन को बाय डेफिनेशन dv बाई dt पुट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग एक तरह से ये शो कर सकते हैं कि हम ये नहीं बोल रहे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। वहां पे टीचर आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एक्सेलरेशन हमेशा थोड़ी कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल एक्सेलरेशन हो, तो क्या होगा। सो इन दैट केस ये सबसे बेस्ट रिजल्ट रहता है। तो 11th में टीचर थोड़ा सोचता है कि आप इस तरह से करो। ओके, वो 9th का डेरिवेशन था, बट जो बच्चे बेटा इंटीग्रेशन डिफरेंस में ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वो उसको ही लिख के आ जाए बेटा, कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर फुल आउट ऑफ फुल चाहिए तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको बेटा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन में हमने सीधा एनालिटिकली भी कर लिया, कैलकुलस मेथड से भी कर लिया। कोशिश करो बेटा कैलकुलस से करनी, क्योंकि जैसे अभी क्वेश्चन आपके पास क्या क्वेश्चन आया है, दे आर सीइंग दैट अ बॉडी ऑफ मास 2 kg starts from rest, a body of mass 2 kg starts from rest. What is the work done on a body when its velocity is 2 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा यहां पे पहले तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी उन्होंने कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन कुछ नहीं लिख रखा। तो अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला कंसेप्ट लगा के कर देते हैं तो टीचर आपका ये क्वेश्चन गलत कर सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है वर्ड। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि रेस्ट पे थी बॉडी आपकी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, हाफ 2 इंटू 2 स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल, तो ये 4 जूल आ गया बेटा आपके पास। तो ये 4 जूल आ गया अगर आपके पास। तो अब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन विल बी इक्वल टू, आप लिख दोगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो जो कि क्या आ जाएगा आपका 4 जूल ही आंसर आ जाएगा आपके पास। बट बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को यहां से v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ओके, यहां से लेके आएंगे बेटा, आपका आंसर सही हो सकता है बट मैक्सिमम केस में आपका ये मेथड फेल हो सकता है। तो इसको नहीं यूज करना है। ये कब यूज कर सकते हो आप, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो
और इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कांस्टेंट वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो जब कांस्टेंट वर्ड ना दिया हो तो आपने उसे ऐसे ही सोचना है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, कुछ भी है, उसे सॉल्व कर देना है आपने। ओके, भले आंसर आपका इस मेथड से भी सेम आ जाए, बट ये मेथड बहुत जगह पे आपका फेल हो सकता है बेटा। सो ट्राई टू डू इट इन दिस वे, ये वाले तरीके से करने की कोशिश करो। ओके ओके सर। Okay, so this is all for kinetic energy. Next we will do beta potential energy. Potential energy. So potential energy में क्या है बेटा, पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या है, एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज। एनर्जी possessed by body due to change in its shape, size and position। और बेटा ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमेशा जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन होता है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स तब स्टोर होती है। ओके, इट इज द वर्क डन against conservative force। Conservative forces are those forces which depend upon initial and final path। तो अगर आपने वर्क डन किया अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहां पे आ जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट बेटा अगर इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट किया है तो वहां पे आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जैसा कि स्प्रिंग में होता है। फिर अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया है तो बेटा देन इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये भी इस चैप्टर में करेंगे, इसको भी इस चैप्टर में करेंगे, ये आप लोग 12th में करोगे बेटा। ओके, इसको आप इस चैप्टर में भी पढ़ोगे और ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। ओके, और इसको यहीं पे पढ़ लेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को। इसको भी हल्का सा आप आगे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर में और भी डिटेल में पढ़ सकते हो। ओके, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। सर एक कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती है? क्या बेटा? कंजर्वेटिव फोर्सेस। बेटा लास्ट लेक्चर देखो, लास्ट लेक्चर में बताया था कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोज फोर्सेस which depend upon initial and final position। those forces whose work done depend upon initial and final position। पाथ इंडिपेंडेंट हो बेटा, जो फोर्सेस का वर्क डन पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि बॉडी का इनिशियल कहाँ पे थी बॉडी और फाइनली कहाँ पे है। अब मैं आपको जैसे ये करके दिखाता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m और इसे आपने लिफ्ट करना है टू अ हाइट h। हम इसे h हाइट पे लिफ्ट कर रहे हैं विदाउट एक्सलरेटिंग, मतलब एक्सलरेट नहीं करना, क्योंकि एक्सलरेट कर देंगे तो बेटा उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। ओके, सो क्या कर रहे हैं हम लोग, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m, अ बॉडी ऑफ मास m and is lifted to a height h, vertical height h without accelerating। एक्सेलरेट नहीं करना है बेटा,
सबसे पहले कितनी फोर्स अप्लाई करनी होगी, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ बेटा। नीचे को लगेगा mg फोर्स, नीचे को लगेगा mg फोर्स, ऊपर को आप फोर्स लगाओगे, इसके ऊपर f फोर्स लगाओगे। अब बेटा अगर एक्सेलरेट नहीं करना है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी कितना आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी F विल बी इक्वल्स टू mg ही बन जाएगा। तो अगर वर्क डन की बात करें, जो ये फोर्स आपकी कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट फोर्स के लिए सीधा वर्क डन क्या लिख सकते हो आप लोग, वर्क डन ऑन बॉडी, और लिख सकते हो अगेंस्ट ग्रेविटी। बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, तो दैट वर्क डन विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और फोर्स भी ऊपर को है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर को है, तो एफ एस कॉस 0 आ जाएगा। फोर्स का वैल्यू आपने mg लिखा है और डिस्प्लेसमेंट h है, तो टोटल वर्क डन क्या आ गया बेटा, mg के इक्वल आ गया। एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इट्स बेटर टू से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। that will be equals to W is equals to mg h. So final potential energy minus initial potential energy is equals to mgh. और ये mgh जो होता है, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बच्चे इसको कंफ्यूज कर लेते हैं। तो mgh जो है बेटा आपके पास, mgh जो है दैट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नॉट अ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। डेल्टा यू है इज इक्वल्स टू mgh। अब अगर बेटा आप बॉडीज को कंपेयर कर रहे हो, तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट कंपेयर हो रही होती है, तो जब अर्थ के साथ रेफरेंस लाइन में लेते हो, तो आप मैक्सिमम जो भी आपकी रेफरेंस लाइन होगी वहां पे आप पोटेंशियल एनर्जी को 0 कंसिडर करके स्टडी कर सकते हो। बस एक क्वेश्चन में एक ही रेफरेंस लाइन होगी, ओके, और मैक्सिमम अर्थ को हम रेफरेंस लाइन मान के स्टडी करते हैं, तो अर्थ के विद रिस्पेक्ट कितना एनर्जी में चेंज आया है वो हम लोग mgh लिख देते हैं यहाँ पे सीधा। कई बार पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh लिखा दिखा होगा, बट वो mgh जो होता है वो अर्थ के विद रिस्पेक्ट कितनी एनर्जी बढ़ी है वो बता रहे होते हैं बेटा वहाँ पे। ओके सर। सो बेटा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू mgh। इस फॉर्मूला की जो लिमिटेशन है सबसे पहले कि h की वैल्यू को जो हम यहाँ पे कंसिडर करके चल रहे हैं, h इज लेस देन r का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। अर्थ के रेडियस के मुकाबले h की वैल्यू काफी स्मॉल है, ये फॉर्मूला वहीं पे काम करेगा आपका, ये इसकी कंडीशन है। क्योंकि आगे जाके जब ग्रेविटेशन में हम सैटेलाइट की बात करेंगे, तो सैटेलाइट में नहीं mgh वाला काम आएगा हमारे, वहां पे हमें अलग फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ओके, वो फॉर्मूला वहां पे ड्राइव करेंगे बेटा। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लग सकता है जब आप अर्थ के ऊपर स्टडी कर रहे हो अप टू वेरी स्मॉल हाइट, जो वो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में स्मॉल है। नेक्स्ट जो आता है बेटा दैट इज वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जब से मैंने आपको पहले काइनेमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैं बोल रहा हूं कि जो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन क्वेश्चंस होते हैं वो वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होते हैं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व होते हैं। तो अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, इसकी क्या स्टेटमेंट है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, इट स्टेट्स दैट work done on a body is equals to change in potential energy, change in kinetic energy। तो बॉडी के ऊपर जितना भी वर्क डन हुआ है, नेट वर्क डन हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के चेंज के इक्वल है। ये है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती है बेटा।
नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चंस को आंखें बंद करके इससे सॉल्व कर लो बेटा, हमेशा हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो अभी सबसे पहले यह बेटा नेट वर्क डन किसके इक्वल होता है? नेट वर्क डन किस किस चीज के इक्वल हो सकता है? तो नेट वर्क डन हो सकता है बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है, फिर बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है कोई, फिर बॉडी के ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है। ये बेटा एक्सटर्नल फोर्स का मतलब जैसे कोई आप एफर्ट लगा रहे हो। ये कंजर्वेटिव फोर्स जो होती है ये जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, इलास्टिक फोर्स लग रही है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब कोई फ्रिक्शन वगैरह इन्वॉल्व है वहां पे, दिस विल बी इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम की एक फॉर्म ये है बेटा, एक फॉर्म ये भी है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि नेट वर्क डन कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं ये किसके इक्वल होगा। सो नेट वर्क डन जितनी भी फोर्सेज एक्ट कर रही है उन सब फोर्सेज का वर्क डन। फोर्सेज तीन तरह की हो सकती है बेटा, कोई आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, फिर आप कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट कर रही है। देखो इसको और क्या लिखा जा सकता है, एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स को लिखा जा सकता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये ऐसे क्यों लिखा है बेटा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या दिया था मैंने, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। इसको अगर दूसरी साइड ले जाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसको लिखा जा सकता है चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। सो ये भी एक फॉर्म है। अब बच्चे आप इसे डेरिवेशन समझने लग जाते हो। सो ये जो वर्क एनर्जी थ्योरम किया है आपने, इस वर्क एनर्जी थ्योरम में आप इसको लिख सकते हो नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। नेट वर्क डन का मतलब एक्सटर्नल फोर्स प्लस कंजर्वेटिव फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और इसे ऐसे भी लिख सकता है एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन है दैट विल बी इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे डेल्टा ई का मतलब क्या है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नाउ अगर आपको इसे ड्राइव करके दिखाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम को ड्राइव करना है आपने, तो कैसे करना है बेटा? जब जो आपने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन की थी बिल्कुल उसका उल्टा कर दो। आपके पास एक बॉडी है जिसका मास है m, जिसके ऊपर लग रही है फोर्स m, और दिस गेट डिस्प्लेस्ड बाय स्मॉल ds डिस्प्लेसमेंट। ओके, और फाइनली इसका वेलोसिटी हो गया v। सो अब पहले स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल वर्क डन दैट विल बी इक्वल टू आ जाएगा एफ डी एस। फोर्स को क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को क्या लिखा जा सकता है, dv बाई dt, और ds बाई dt को क्या लिखा जा सकता है, वेलोसिटी। तो ये बन गया mv dv। तो ये आ गया स्मॉल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा बॉडी के ऊपर, टोटल वर्क डन ऑन बॉडी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। यहाँ पे भी dw आएगा बेटा। सो ये इंटीग्रेट करोगे mv dv, और वेलोसिटी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, u से v चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो वर्क डन आ गया इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, और लिमिट डाल दो u v, और ये बन गया हाफ m v स्क्वायर माइनस हाफ m u स्क्वायर। तो ये क्या आ गया है, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जिसका मतलब है दिस विल बी इक्वल्स टू आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल्स टू आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। So work done is equals to final kinetic energy minus initial kinetic energy, that will be equals to change in kinetic energy, और यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है, hence proved। तो ये दोनों डेरिवेशन सेम ही है बेटा, बस इसको इतना ही लिखना है। ओके,
सो दिस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैंने फ्रिक्शनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स को कंसिडर नहीं किया है इजी बनाने के लिए इस डेरिवेशन को। ओके, क्योंकि डेरिवेशन बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है तो इसको टफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको। जस्ट एक सिंपल एक्सटर्नल फोर्स एफ ले लो, उसका वर्क डन निकाल लो और उसे प्रूव कर दो इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि बेटा हाफ एम बी स्क्वायर का मतलब फाइनल एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर का मतलब इनिशियल एनर्जी, ये क्या बन जाएगा इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। सो दिस इज योर वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी वर्क एनर्जी थ्योरम से आती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या स्टेट करता है बेटा, हमने पढ़ा कि बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स प्लस नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू आया चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अगर ये दोनों वर्क डन जीरो हो जाए तो चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, एनर्जी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। सो यहां पे क्या स्टेटमेंट आती है कि इफ नो एक्सटर्नल एंड कंजर्वेटिव, नो एक्सटर्नल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स acts on a body or system, then total energy, total means mechanical energy of system or body remain conserved। ये भी आपने 9th में पढ़ा होता है, वहां पे आप फ्री फॉल बॉडी की कंजर्वेशन एनर्जी प्रूव करते हो कि एनर्जी टोटल जो रहती है वो कंजर्व्ड रहती है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड रहती है। तो आप घर पे एक बार फिर से प्रूव करके देखना कि अ बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट्स टोटल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट इज सेम। आपने क्या करना है, हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी, फिर लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी और इन बिटवीन कोई पॉइंट ले लो, तो तीनों पॉइंट्स पे टोटल एनर्जी चेक करोगे तो वो सेम रहती है। जब बॉडी फ्री फॉल कर रही है तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, उसके ऊपर कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड, और वो हम वहां पे प्रूव भी कर देते हैं बेटा। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग। ओके।